क्या बिहार चुनावों में एनडीए को लीड मिल गई है? 3 कारण इसके हम आपको बताते हैं। सबसे पहला तो ये कि एक तरफ महागठबंधन के 12 उम्मीदवार कम से कम ऐसे हैं जो आमने सामने एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मतलब 12 जगहों पर स्थिति इस तरह की है। तो दूसरी तरफ अमित शाह ने बिहार में एक के बाद एक बैठकों के साथ कम से कम 6 बागियों को मना लिया है जो कि एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते थे। दूसरा कारण वो ये कि टिकट बंटवारे के बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की साझा रैली समस्तीपुर में 24 तारीख को होगी, ये तय हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन के 2 बड़े नेता यानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अभी तक गठबंधन की गांठें ठीक से सुलझा नहीं पाए हैं। तीसरा कारण इस सब में यह नजर आता है कि एक तरफ एनडीए है जहां पर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में हिंदी में कहते हैं कि अब की बिहार में जीत एनडीए की होगी, तो दूसरी तरफ बिहार के ही पड़ोसी राज्य और महागठबंधन के साथी जेएमएम के हेमंत सोरेन सीट बंटवारे के बाद आरजेडी को राजनीतिक धूर्त तक कह देते हैं। सड़क जहां मानो युद्ध का मैदान बन जाती है, जहां एक दूसरे पर खास तरह का पटाखा पुरानी परंपरा की तरह युद्ध के मैदान में फेंका जाता है। ये गुजरात के अमरेली में लंबे वक्त से खेला जा रहा इंगोलिया का युद्ध है, जहां लोग कहते हैं कि 150 साल से इसी तरह दीपावली पर आग का गोला जैसा स्पेशल पटाखा फेंकते हैं। इस पारंपरिक युद्ध का वीडियो आज आपको राजनीति की खबरदार करती खबर के सबसे पहले हिस्से में दिखाने की एक वजह है, क्योंकि सवाल है कि पारंपरिक इंगोलिया युद्ध की तरह ही क्या बिहार में आपस में पुरानी सियासी परंपरा के तहत महागठबंधन के लोग लड़ गए हैं? क्या चुनावी राज्य बिहार में एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ने की बात करते महागठबंधन के साथी अब इसी तरह एक दूसरे पर चुनावी गोला बनाकर फेंकेंगे? क्या वोट चोरी का आरोप लगाकर बिहार में बड़ी पदयात्रा करने वाले महागठबंधन के दल 12 सीट पर आपस में ही एक दूसरे के वोट की चोरी करने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए आए क्योंकि जनता के सामने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाकर अपनी एकजुटता दिखाते जो महागठबंधन 1 महीना पहले युद्ध ताकत प्रदर्शित करता रहा और कहता रहा। अब देख रहा है कि राहुल जी और हम लोग सब लोग यात्रा पे निकले, इनकी चोरी राहुल जी ने पकड़ ली, तो अब जो है झूठा एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। लेकिन एक होने की बात करता महागठबंधन बिहार के चुनाव में फिलहाल 1 दर्जन सीट पर एक दूसरे के खिलाफ उतर चुका है। 12 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। 6 सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों उतर चुके हैं। 4 सीट पर सीपीआई और कांग्रेस के उम्मीदवार एक दूसरे को नकली बता रहे हैं। 2 सीट पर आरजेडी और वीआईपी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ दम ठोक रहे हैं। इनमें से पहले चरण की 5 सीट पर अब महागठबंधन के उम्मीदवार ही एनडीए के खिलाफ अपने गठबंधन का वोट काटेंगे, ये तय हो चुका है, क्योंकि नाम वापस लेने की तारीख बीत चुकी है। हालांकि 7 सीट पर गुरुवार तक का वक्त महागठबंधन के पास अब भी आपसी सुलह समझ का है, क्योंकि वहां दूसरे चरण में नाम वापसी का मौका 23 अक्टूबर तक है। ये भी नहीं हो पाया तो तय 12 सीट बिहार की ऐसी रहेगी जहां महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे का वोट चोरी करेंगे। अब आप देख आए थे एसआईआर पर, वोट चोरी पर चर्चा भी कर रहे हैं। इस बात का पूरा यात्रा जो बिहार में किए राहुल गांधी जी इसी के नाम पर किए, अब चर्चा भी कर रहे हैं कहीं एसआईआर का, वो मुद्दा खत्म हो गया। जब 150 4-5 पार्टी मिलकर के नहीं लड़ सकते हैं तो 13 करोड़ लोग को क्या संभालेंगे जब एक साथ नहीं बैठ सकते? ये कोई गलतफहमी है कि हमारे यहाँ बहुत एक तरह से अंतर्विरोध है या कुछ इस तरह की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि इसको पहले हो जाना चाहिए था, उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो एनडीए में ज्यादा है। हालत
ये हो गई कि जब महागठबंधन के ही प्रत्याशी एक दूसरे से खींचतान की कड़वाहट दिखाने लगे, तब दिल्ली में एक मशहूर मिठाई शॉप पर राहुल गांधी के जलेबी छानते वीडियो को लेकर बीजेपी तंज कसने लगी, कहने लगी, हरियाणा के भी चुनाव में वो जलेबी खरीद रहे थे, इस बार छान रहे हैं। भगवान करे कि वो इसी तरह जलेबी छानते रहे। श्री राहुल गांधी जी 2029 की तैयारी कर रहे थे, तेजस्वी यादव जी 2030 की तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो बिहार की जनता ने एनडीए के नाम कर दिया है और लगातार जनता का समर्थन बढ़ रहा है और हम लोगों को पूरा विश्वास है बहुत रिकॉर्ड विजय, बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी विजय होगी। जिस बिहार में वोट चोरी का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया गया, वहां अगर 12 सीट पर एक दूसरे का वोट काटने या कहीं एक दूसरे का वोट चोरी महागठबंधन में ही होता है तो कितना बड़ा झटका होगा, इसे समझिए। 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच 15 सीट का फर्क रहा। अब की बार 12 सीट पर साफ दिख रहा है कि महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। तब ये 12 सीट कितनी अहम होंगी, इसे समझने के लिए हमने एक आंकड़ा निकाला। 2020 में 1000 से कम वोट के अंतर से 11 सीट पर फैसला हुआ, जबकि 2000 वोट से कम के अंतर से 23 सीट का रिजल्ट निकल आया था। तब ऐसे मुकाबले में एक उम्मीदवार अपने ही गठबंधन के उम्मीदवार के एंटी एनडीए वोट में अगर 1000-2000 वोट भी खींच ले जाए तो फिर 12 सीट का नतीजा सोचिए। साथ ही इस तरह की आपसी खींचतान से ये सवाल उठाने का मौका एनडीए के पास पहुंच गया कि जो टिकट मिलकर नहीं बांट पाए वो सत्ता पाए तो कुर्सी कैसे बांटेंगे। अब आप जब गठबंधन में जब एक नहीं हो सकते हैं तो अगर किसी कारण से मौका आपको मिल गया तो सरकार बनाने में भी टक्कर बक्कर कीजिएगा, कहीं कोई आशा नहीं रहेगी। आज सरकार बनेगी, कल टूटेगी, परसों होगा, अस्थायित्व की बात होगी। और जब तक अस्थायी सरकार नहीं होगी तब तक किसी भी राज्य और देश का विकास नहीं होता है। अब आज की राजनीति की दूसरी बड़ी खबर से आपको खबरदार करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो बिहार राज्य है जहां पर 14 नवंबर को जब काउंटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा कौन सी पार्टी सत्ता में है और कौन सत्ता से दूर है। लेकिन क्या बगैर चुनाव के ही एक दूसरे राज्य में सत्ता से दूरी कुछ पार्टियों की तय हो सकती है? हम बात झारखंड की कर रहे हैं। जेएमएम ने 6 सीटें मांगी थी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस और आरजेडी से, लेकिन उसे नहीं दिया गया। अब यही गठबंधन जो है वो शासन में है झारखंड में। तो क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन कोई बड़ा निर्णय ले सकते हो? दस महीने पहले की बात है, झारखंड के चुनाव में जब इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार जेएमएम के हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को हराया, तो सोरेन की शपथ ग्रहण मंच पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पूरा गठबंधन मौजूद नजर आया। सोरेन की शपथ में तब तेजस्वी यादव भी मंच पर पहुंचे। लेकिन अब जब बिहार में महागठबंधन के तहत जेएमएम ने 6 सीट लड़ने को मांग ली तो एक भी नहीं मिली। हेमंत सोरेन की पार्टी ने आखिरकार खुद को चुनाव से दूर कर लिया और तेजस्वी यादव की पार्टी को राजनीतिक धूर्त बताया। कांग्रेस को भी गठबंधन धर्म न निभाने का दोषी कहा और सवाल ये आया क्या बिहार की फूट की वजह से झारखंड में महागठबंधन सरकार में टूट हो सकती है? क्या झारखंड में हेमंत सोरेन अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से अलग हो सकते हैं? बहुत ही अफसोस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहने को बाध्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार पार्टिसिपेंट नहीं है। बिहार के गठबंधन के अगुआ राजनीतिक दल की राजनीतिक धूर्तता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह नुकसान पहुंचाया। हम इस बात से बहुत आहत हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया। राजनीतिक चालबाजियों और धूर्तताओं की वजह से जिस तरीके से आज यह परिस्थिति बनी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा एक बड़ा राजनीतिक संगठन बिहार के चुनाव में भागीदारी नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को पूर्णतया दोषी मानते हैं और साथ ही गठबंधन धर्म का पालन न करने के लिए मैं अपने सहयोगी कांग्रेस को भी इस बात के लिए दोषी मानता हूं कि अगर झारखंड में यह गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चल रहा था तो बिहार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की भागीदारी सुनिश्चित कराने का प्रयास कांग्रेस के तरफ से भी होना चाहिए था, जो शायद नहीं हुआ।
जिस वक्त 12 सीट पर पहले से ही महागठबंधन में आपस में उम्मीदवार उतरकर लड़ रहे हैं, वहां 6 आदिवासी बाहुल्य वोट वाली सीट पर जेएमएम के कदम पीछे कर लेने से क्या बिहार चुनाव से लेकर झारखंड में चलती सरकार की गाड़ी तक को झटका लग सकता है? इस सवाल के लिए ये बयान सुनिए। हमारी यह पीड़ा है कि जिस तरीके से राजनीतिक धूर्तता का परिचय देते हुए समय को किल कराया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका असर महागठबंधन की बिहार झारखंड की राजनीति पर निश्चित पड़े। जेएमएम अब बेहद नाराज है। जेएमएम का साफ तौर से कहना है कि गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी दोनों के मंत्रियों के कार्यकाल की समीक्षा होगी, किस तरह का उनका परफॉर्मेंस है। इंडिकेशन साफ है, नाराजगी है जेएमएम के अंदर। यहां तक कि इंडिया गठबंधन की दूसरे राज्य की साथी पार्टियां भी अब बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बर्ताव को लेकर आंखें तरेरने लगी, सवाल पूछने लगी। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने उनको सही सम्मान नहीं दिया और वो वापस वहां गए। उनकी उदारता है कि वहां चुनाव लड़कर वोट खराब नहीं कर रहे हैं, एक आपसी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। लेकिन ये सबक लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस इस इंडिया गठबंधन का सबसे अहम हिस्सा है। कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए 1-2 सीट जेएमएम को देना चाहिए था, क्योंकि जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था तो बिहार और झारखंड एक था। तो उसमें जो हेमंत सोरेन जी के पिताजी रहे हैं, शिबू सोरेन जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे योगदान को नहीं भूलना चाहिए। बिहार में चुनाव है, वहां भी कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर रही है, अपने सहयोगियों को साथ नहीं ले रही है, तो कांग्रेस को चिंतन करना होगा। बिहार का साइड इफेक्ट झारखंड में दिखने भी लगा है। बिहार के सासाराम में तेजस्वी यादव के आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र शाह पहुंचे तो थे विधानसभा चुनाव का पर्चा दाखिल करने, लेकिन नामांकन करते ही वो झारखंड पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गए। आप इसके बारे में सोचिए, महागठबंधन के प्रत्याशी को महागठबंधन की सरकार की पुलिस दूसरे राज्य से आकर गिरफ्तार कर लेती है। गढ़वा थाना कांड संख्या 320/4 आईपीसी की धारा 395, 397 एवं 120 बी माननीय न्यायालय गढ़वा के द्वारा इन पर अस्थायी वारंट निर्गत किया गया है। इसी संदर्भ में आज करगर थाने पुलिस के द्वारा इनकी आज विधिवत गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय गढ़वा के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। कहने को यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई, लेकिन राजनीति में अदालतों के आदेश को सत्ता के संरक्षण में किस तरह साधा जाता रहा, इसका अलग अलग इतिहास है। लेकिन उस इतिहास को भुलाकर वर्तमान में अगर बिहार में 6 सीट गठबंधन में ही न लड़ने पर नाराज होती झारखंड की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी के राज्य की पुलिस अगर तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को वर्षों पुराने केस में पकड़ लेती है तो सवाल उठेगा। उसके लिए जो दोषी हैं, हमारे कल माननीय मंत्री ने भी विस्तार पूर्वक समझाया, बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और कहीं न कहीं कांग्रेस भी को भी दोषी हम मानते हैं कि हमें वहां पर उचित स्थान नहीं मिला। ये कांग्रेस पार्टी और आरजेडी नेताओं की असहिष्णुता का परिणाम है कि जेएमएम गठबंधन से बाहर आया। अब जेएमएम को पुनर्विचार करना चाहिए। तो क्या झारखंड में जहां भले अभी हेमंत सोरेन कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन से सत्ता चला रहे हैं, वहां पुनर्विचार अब हो सकता है? खींचतान कुछ ऐसी है कि पप्पू यादव को ही लीजिए, निर्दलीय सांसद जीतकर वो संसद में पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं, पर कांग्रेस के नेता पप्पू यादव को अपना हितैषी नहीं मानते हैं। हालत कुछ ऐसी है कि पप्पू यादव टिकट को लेकर, बंटवारे को लेकर आरोप लगाते हैं। आपको ध्यान होगा कि एयरपोर्ट पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पप्पू यादव के कार्यकर्ता और समर्थक आपस में भिड़ गए थे, मारपीट तक नौबत वहां पर आ गई थी। अब पप्पू यादव कांग्रेस में कुछ को नाशक और विनाशक भी कह रहे हैं। जो जब से बड़का जातिवादी होगा ना, पैसा माफिया वाला टिकट उसी को मिलेगा। जो ज्यादा पैसा, 12 करोड़ 14 करोड़ में टिकट बिक रहा है, 20 करोड़ में टिकट बिक रहा है। क्या बोलते रहते हैं मैडम? बिहार में भला आदमी को टिकट मिलता है। नेता की तरफ से स्वीकृति आई है। नेता कहाँ आ गए? जो जितना बड़ा उन्मादी और जो जितना बड़ा धूर्त उतना बड़ा नेता। कुछ लोग नाशक हैं कांग्रेस बिहार में, कुछ लोग सत्यानाशक हैं, कुछ लोग सर्वनाशक हैं। कौन है वो? महाविनाशक हैं। कौन है वो? अरे जो लोग अभी तक कांग्रेस को यहाँ गुलाम रखा,
बिहार में, नाश, सत्यानाश, सर्वनाश, महाविनाश, ये 4 ही आदमी तो कांग्रेस को यहाँ गुलामी में जकड़ दिया था। तो आपने कि तो हमारे प्रभारी आए तो कुछ गुलामी से निकालने का प्रयास किए, हमारी जिम्मेदारी वर्कर की है। हमारे लोगों को तो कहीं टिकट नहीं मिली, हम 6 टिकट मांगे, 6 में 6 नहीं मिले। क्यों नहीं मिला? आखिर पप्पू यादव को क्यों नहीं मिला? फिर इग्नोर कर दिया गया आपको? भैया अच्छा किया, कांग्रेस चलती है अनुशासित तरीके से, तो हमको कहाँ से मिल जाएगी। सर 1 सीट फ्रेंडली करने हमें नहीं दिया, हम नाक रगड़ के मर गए, हमें नहीं दिया 1 सीट। सर 1 सीट। अफसोस तो हो रहा होगा इस बार? बहुत अफसोस होता है इसमें। आपके वर्कर भी मायूस हो गए होंगे? सर लगभग वर्कर मायूस हुए हैं, लगभग वर्कर मायूस हुए हैं, लेकिन वर्कर को विचारों के साथ जो वर्कर सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए इधर से उधर करते हैं और विचार है ही नहीं, तो उसका नेतृत्व बहुत सफल नहीं हो सकता। आप इसको समझिए, कांग्रेस ने अपने 2-2 सीटिंग को छोड़ा है। क्यों छोड़ा? महाराजगंज क्यों लिए भाई आप? एक धनपशु एमएलसी के बेटे को टिकट देने के लिए कहा है? सीसी का ही चला होगा ना इस पे? भैया बोल रहे हैं कि सीसी का चलता है। इसमें कहा महाराजगंज छीन लिया गया हमसे, उसमें हमारा कहाँ सीट रहने दिया? क्यों नहीं हुआ? आखिर वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो आप कह रहे हैं सीसी तो आरजेडी के खाते में गया। हम खाद बनने को तैयार हैं कि आप बनिए जल्दी से, इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री बने, केशव यादव मुख्यमंत्री बने, जो जिनको बनना हो भैया, यदि उनको बनना हो तो वो बड़ा सब लोगों को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। ये जो टिकट बेचने का आरोप लग रहा है, कई जो नेता है आरजेडी के वो सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, पुराने जो विधायक है वो कह रहे हैं कि भैया कौन पार्टी टिकट नहीं बेचता है भैया? गाय गोरू भी ऐसे नहीं बिकता है जैसे लोग खरीदते हैं बेचते हैं। 12 करोड़ 33 करोड़ शरद यादव जी के बेटे को टिकट क्यों नहीं मिली? 33 करोड़ रुपया में 11 करोड़ 15 करोड़ 16 करोड़ 9 करोड़ 8 करोड़ 12 करोड़, मेरे पूर्णिया में 12 करोड़ में टिकट मिला किसी एक दल का। किस दल का? आप छोड़िए उस बातों को, 12 करोड़। और अब आज की वो खबर जहां नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में प्रचार कर रहे थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के लिए वो वोट मांग रहे थे। इसी के दौरान उन्होंने बीजेपी की जो महिला प्रत्याशी थी उन्हें फूलों की माला पहनाई। इसके आगे कुछ ऐसा हुआ कि तेजस्वी यादव ने नीतीश के फूलों की माला पर सियासी कांटों की बौछार कर दी। इसके पीछे की सियासत क्या है? एक बार फिर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर निशाना साधा, जहां मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा करते मुख्यमंत्री का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि गजब आदमी है भाई। फिर मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर सवाल उठाते लिखते हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं तो लिखा हुआ भाषण पढ़कर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे और आई सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमा निषाद उनके सामने आई। बीजेपी उम्मीदवार रमा निषाद के समर्थन में जब वो माला पहनाने आगे बढ़े तो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ये कहते सुने गए कि हाथ में माला दे दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने रमा निषाद को माला पहनाया। फिर नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हाथ में कह रहे हैं गजब आदमी है भाई। इसी सभा में आगे नीतीश कुमार ने कहा, हम तो कहेंगे कि जिताइए तो जिताइएगा ना, सब ठीक से ना, फिर आप बहुत आगे बढ़िएगा और हम लोग पूरा और ज्यादा सहयोग और केंद्र का भी सहयोग मिलता रहेगा, बहुत आगे बढ़ेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, हम तो आपके लिए करते ही रहते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, और आपने कह दिया है इनको जिताएंगे, इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं। माला पहनाने को लेकर जो सवाल नीतीश कुमार पर अभी आरजेडी और तेजस्वी उठा रहे हैं, उसी तरह पहले भी तेजस्वी लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल करते आ रहे हैं, जिसका जवाब जेडीयू देती है। बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए, जो बिहार के अधिकार, हक और बिहार के लोगों के साथ इंसाफ कर सके। और इस बार सब लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने, और महागठबंधन की सरकार बनेगी, और हम सब मिल कर के
बिहार के साथ लोगों के साथ सरकार बनाएंगे और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई बिहार में ऐसा घर नहीं होगा जहां बेरोजगार हमारे भाई बहनें रहेंगे। तेजस्वी यादव इस तरह का ओछा आरोप लगाकर, व्यक्तिगत आरोप लगाकर एक गंदी राजनीति कर रहे हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री जी को अपमानित करना एक पूरे बिहार का अपमान है। बिहार का चुनाव इतिहास रहा है, जिधर नीतीश उधर महिला वोट की ताकत घूम जाती है। अभी जबकि नीतीश कुमार 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचा चुके हैं, तब महिला वोट को ही फिर से अहम माना जा रहा है। क्या यही वजह है कि नीतीश कुमार के वीडियो को अपनी सियासत मुताबिक उठाकर तेजस्वी वार करते हैं? अब आपको महाराष्ट्र की उस खबर से खबरदार करते हैं जहां पर शुद्धिकरण पर सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। हुआ ये कि पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में कुछ मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद जो बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं मेधा कुलकर्णी, उन्होंने वहां पर जाकर शुद्धिकरण किया गोबर और गौमूत्र से। अब बीजेपी के जो गठबंधन पार्टनर हैं महाराष्ट्र में, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी के कुछ नेता, वो सब इस पर आपत्ति जताने लगे। पुणे फिर चर्चा में। इस बार वजह बनी बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी की अगुवाई में होती नारेबाजी। वो शुद्धिकरण अभियान जिसने महाराष्ट्र की सियासत में गठबंधन में खाई दिखा दी। ये नारेबाजी कस्बा पेट में हुई है, जहां मुथामुला नदी के किनारे शनिवार वाड़ा किला बना है। यहाँ कुछ समर्थकों के साथ बीजेपी की नेता पहुंचती हैं, अंदर गोमूत्र छिड़ककर गोबर से लिपाई करके किले का शुद्धिकरण करने लगती हैं। लेकिन क्यों? गोबर गोमूत्र से शनिवार वाड़ा के भीतर शुद्धिकरण का माहौल बनाते ये लोग दावा करते हैं कि शिवाजी महाराज की विरासत की पहचान वाली जगह पर मजहबी कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा है। इन चेहरों में एक चेहरा तो बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी का है, बाकी कार्यकर्ता सकल हिंदू समाज और पतित पावन संगठन। शनिवार वाड़ा में शुद्धिकरण के बाद ये भीड़ शनिवार वाड़ा के पास ही हजरत ख्वाजा सैयद दरगाह के पास पहुंचती है। यहाँ से दरगाह हटाने की मांग करने लगती है। पुलिस यहाँ पहले से होती है। भीड़ के साथ थोड़ी देर बहस होती है। धक्का मुक्की के बाद माहौल नियंत्रण में आ गया। लेकिन ये सारा हंगामा क्यों हुआ, सच्चाई इस वीडियो में छिपी है, जहां शनिवार वाड़ा किले के अंदर 2 जानमाज बिछे नजर आती हैं और उन पर 3-3 करके 6 महिलाएं नमाज पढ़ती दिखती हैं। वहां कुछ बच्चे भी खेलते कूदते दिखते हैं, दूसरे लोग भी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो किले की ऊंचाई वाली जगह से बनाया जा रहा है। वीडियो बीजेपी के नेता मेधा कुलकर्णी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और शनिवार वाड़ा में नमाज पर सवाल उठाया। अगर उन्होंने नमाज अदा किया है जो ASI मॉन्यूमेंट है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल आपत्तिजनक है। तो इसलिए हम वहाँ इकट्ठा हुए और हिंदवी स्वराज्य के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की शिव वंदना करके हमने वहाँ शुद्धिकरण किया। बीजेपी की सांसद मेधा कुलकर्णी की तरफ से शनिवार वाड़ा के भीतर शुद्धिकरण की कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों के मुस्लिम नेताओं ने तो सवाल खड़े किए ही, महायुति सरकार में शामिल अजित पवार की पार्टी की तरफ से भी सांप्रदायिक राजनीति के आरोप लगाए गए। मेधा कुलकर्णी यांनी नेहमीप्रमाणे जी नाटके केली त्याच्यावर त्यांना तातडीने त्यांच्यावरच हिंदू मुस्लिम मध्ये तेढ निर्माण करणे, पुणे शहरातील सामाजिक वातावरण बिघडवणे याच्यासाठी गुन्हा दाखल करणं गरजेचं आहे। आमच्या पुण्यामध्ये हिंदू मुस्लिम अत्यंत गोविंदाने आनंदाने भाई भाई करत राहतात। जाणीवपूर्वक अशा काही खासदार मेधाताई आहेत की त्यांना ते वातावरण बिगड़ायचं असतं। अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठना जाके हवेली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं। तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जिसको जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए,
तो क्या कर सकते हो उसमें? 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे? और शुद्धिकरण करने जा रहे हो। अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। हालांकि बीजेपी की सांसद दावा करती हैं कि किले के अंदर नमाज पढ़ने का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि नमाज पढ़ने वाली जमीन पर मजहबी दावे किए जाते रहे हैं। और अब आपके हक में हम करेंगे खबरदार, क्योंकि आपके हित की खबर अगर है, आपके रोजगार की अगर बात है, तो आज तक करेगा खबरदार। आज राजस्थान के युवाओं के हक में आप भी खबरदार करिए, क्योंकि वहां पर पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी जो प्रतिस्पर्धा मची हुई नजर आ रही है वो लाइब्रेरियन के पद को लेकर है। क्या राजस्थान में सरकारी रोजगार और सरकारी बेरोजगारी का भत्ता दोनों पाना अग्निपथ हो चुका है? खबरदार करते इस सवाल की वजह जयपुर में मिलती है। शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करते ये वो बेरोजगार हैं जिन्होंने लाइब्रेरियन की भर्ती का फॉर्म भरा, लेकिन चिंता ये है कि 548 पोस्ट के लिए 1 लाख बेरोजगारों में लड़ाई है। यानी एक पोस्ट के लिए 188 दावेदार। एक नौकरी के लिए इतना संघर्ष इसलिए क्योंकि 19,000 स्कूल में 3,000 केवल लाइब्रेरियन के पद। आज तक संवाददाता शरद कुमार प्रदर्शन करते उन बेरोजगारों के बीच पहुंचे हैं जिनके लिए हर जगह लंबा इंतजार ही लिखा है, फिर चाहे वो नौकरी हो या सरकारी बेरोजगारी भत्ता। गिरिराज मीणा 2019 में 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का आवेदन किए थे। कुमार सैनी ने 2022 में बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरा। इस बीच लाइब्रेरियन की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन ना तो नौकरी मिल रही, ना बेरोजगारी भत्ता। नाम मात्र की सीटें निकलती है लाइब्रेरी में। तो अभी भी मैंने तैयारी की है साल भर कम से कम, तो उसके भी मेरे तो पदवर्दी हो जाएगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और बेरोजगारी भत्ता के लिए इस उम्र में ये हो रहा कि बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल पा रहा। 2023 से मैंने आवेदन किया था, फिर अभी तक वहाँ जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया है। बस बोल देते हैं चल रहा है आपका, हो जा रहा है अप्रूव। अब वो अप्रूव नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने बीच में ही डिप्लोमा किया था लाइब्रेरी साइंस का, उसमें मैंने तैयारी की अच्छे से। अब यहाँ पे भी बहुत कम पद दिए हैं उन्होंने। अब यहाँ अच्छे से हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें पद बढ़ाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ना तो हमें भत्ता मिल पा रहा है, ना हम यहाँ पे इस भर्ती में भी सिलेक्ट हो पा रहे हैं। तो पदों की संख्या बहुत ही कम है सर। संभव है कि आपको लगे कि भत्ता क्यों सरकार दे रही है, इसकी वजह सुनिए। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते की योजना शुरू की थी। ग्रेजुएट छात्र को 4,000 रुपए, ग्रेजुएट छात्रा को 4,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना शुरू हुआ। 2 लाख बेरोजगारों को अधिकतम 2 साल के लिए ये भत्ता मिलना था ताकि गरीब छात्र अपनी पढ़ाई कर सकें। आवेदन ज्यादा होने पर 4 घंटे की इंटर्नशिप सरकारी दफ्तर में देने का प्रावधान हुआ ताकि संख्या कम हो सके। लेकिन हुआ क्या? रोजगार कार्यालय की बेंच के बाहर बैठकर गोपाल शर्मा और संगीत शर्मा 2019 से इंतजार कर रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा। भत्ता इसलिए चाहते हैं ताकि जयपुर में रहकर ये टीचर भर्ती की तैयारी कर सकें। से मैं कोचिंग का अपना देख लूँ, जो भी कुछ है किराया वगैरह हो जाएगा, कोचिंग के कुछ काम आ जाएगा। इसलिए मैंने भी अपने पति की तरह 2017 के बाद में अप्लाई किया था, और वही जो इनके में प्रॉब्लम है वही मेरे में प्रॉब्लम बता रहे हैं। शालू वर्मा जमवाराम गढ़ से आई हैं। विजेंद्र सैनी रोजगार कार्यालय में बेरोजगारी भत्ते के लिए आए हैं। 2021 से इन लोगों ने आवेदन कर रखा है, अब तक कामयाबी नहीं मिली। अभी BA कर रही हूँ, कंपटीशन के आगे तैयारी करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मेरे बेरोजगार भत्ता का फॉर्म भरा, अभी चालू नहीं हुए, तो इसलिए। कब भरा था आपने? 2021 के अंदर भरा था, अभी तक जो अब अप्लाई हुआ जाके। आपको क्यों चाहिए बेरोजगारी भत्ता? बेरोजगार तो जैसे खर्चे के लिए, मतलब यहाँ जो रूम रेंट पे हॉस्टल में रह रहे हैं तो घर वालों से नहीं लेने पड़ेगा बेरोजगार को। राजस्थान में 21 लाख बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें 14,33,757 बेरोजगार ग्रेजुएट हैं जो बेरोजगारी भत्ता पाने के योग्य हैं। अब तक 8,54,504 बेरोजगारों को ही यह भत्ता मिला। बीजेपी सरकार आने के बाद अप्रैल 2025 में 2024 का पैसा मिल पाया। कई जिलों में अब तक पिछले साल का भी बकाया है। सरकार कहती है कोशिश करके पुराना जो बचा है वो बांट रहे हैं। अभी अप्रैल, मई, जून तक कई जिलों के अंदर वितरण हो चुका है, और लगातार जहाँ पर कुछ जिले जो जनवरी या फरवरी या मार्च तक हैं,
उनको भी कैसे हम नजदीक के महीनों तक ला के उसका निस्तारण कर सके, उसके ऊपर काम चल रहा है। इन लोगों ने तो ये तय कर लिया है कि इस स्कीम को बंद करना है। 5-5 महीने हो जाते हैं, 10-10 महीने हो जाते हैं बच्चों को बेरोजगारी भत्ता मिले हुए। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे सरकार का ये प्रायोरिटी है ही नहीं, युवा सब जो है उस पर प्रायोरिटी नहीं है सरकार की। राजस्थान सरकार ने 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया, मगर बेरोजगारों की फौज इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। जो भर्ती निकल रही है उसमें पद कम है। 7 भर्तियों में सरकार को पद बाद में बढ़ाने पड़े और तैयारी के लिए मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते में वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी। बेरोजगारी भत्ता गरीब छात्रों के लिए संबल है, जिसके बल पर वो शहरों में आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए। मगर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद जब पैसे मिलते हैं तो वो उनके किसी काम के नहीं होते हैं। पहले ही 21 लाख बेरोजगारों में से महज 2 लाख को मिल रहा है। उधर बेरोजगारों के आंदोलन से बचने के लिए सरकार ने नया तरीका निकाला है। भर्तियां तो निकाल रही है, मगर पद इतने कम रख रही है कि ना तो आंदोलन कर पा रहे हैं, ना ही नौकरी मिल पा रही है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।